सोचिए, किसी भी देश का संविधान क्या वो सिर्फ नियमों की एक किताब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से उस देश के सपनों की लिस्ट होती है, एक टू डू लिस्ट कि भाई हमें भविष्य में कैसा देश बनाना है। और आज हम भारत के संविधान के इसी सपने वाले हिस्से की बात करने वाले हैं। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल 1947। भारत अभी अभी आजाद हुआ है। सोचिए वो माहौल, एक तरफ आजादी की खुशी तो दूसरी तरफ गरीबी, अशिक्षा, बंटवारे का दर्द। चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं और जेब में संसाधन बहुत ही। तो अब सवाल ये था कि जब देश के पास इतने संसाधन ही नहीं है, तो हर नागरिक को एक न्याय से भरा जीवन देने का वादा कैसे किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ी पहेली थी हमारे संविधान बनाने वालों के सामने। वो चाहते तो सब कुछ अच्छा करना थे, पर देश की हालत वो इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। तो उन्होंने इसका क्या तोड़ निकाला? और यहीं पर हमारे संस्थापकों ने एक बहुत ही गजब का, एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता निकाला। उन्होंने इस बड़े से वादे को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ये आइडिया आया था संविधान के सलाहकार BN राव की तरफ से। उन्होंने एक बहुत ही सीधी साधी बात कही। उन्होंने कहा, देखिए, जो अधिकार हम आज अभी इसी वक्त दे सकते हैं, उन्हें एक लिस्ट में डालते हैं। और जो हमारे बड़े सपने हैं, जो बड़े लक्ष्य हैं, जिनके लिए हमें वक्त और पैसा चाहिए, उनकी एक अलग लिस्ट बनाते हैं। पहली लिस्ट को कहा गया न्यायोचित, मतलब अगर ये अधिकार न मिले तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरी लिस्ट थी गैर न्यायोचित। ये भविष्य के लिए एक रोड मैप था कि आने वाली सरकारें किस दिशा में काम करेंगी। और बस यहीं से हमारे संविधान के 2 बहुत जरूरी हिस्से पैदा हुए। एक तरफ है हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ये वो वादे हैं जो आज के लिए हैं। ये न्यायोचित हैं। अगर इनका हनन होता है तो अदालत का दरवाजा खुला है। ये हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की रीढ़ हैं। और फिर दूसरी तरफ है नीति निदेशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये कल के लिए वादे हैं। ये गैर न्यायोचित हैं, यानी इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। ये तो आने वाली सरकारों के लिए एक गाइड बुक है, एक दिशा निर्देश कि हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कैसे बनाना है। अच्छा, तो अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों की सबसे जरूरी और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली बात कि ये कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते। मतलब इनको लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जाया जा सकता। संविधान सभा में इस पर बड़ी बहस हुई और वहीं पर एक सदस्य थे KT शाह। उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत एक ऐसे बैंक के चेक की तरह है जो तभी कैश होगा जब बैंक के पास पैसा होगा। कितना सटीक कहा है ना। मतलब ये वादे तो हैं, पर पूरे तभी होंगे जब देश के पास उन्हें पूरा करने की ताकत यानी संसाधन होंगे। गैर न्यायोचित का इससे सरल मतलब नहीं हो सकता। लेकिन रुकिए, इसे इन सिद्धांतों की कोई कमी या कमजोरी मत समझिएगा। अरे, ये तो जानबूझकर ऐसा रखा गया था। ये एक सोचा समझा डिजाइन था। मकसद ये था कि ये सिद्धांत आने वाली हर सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह काम करे, एक मॉरल गाइड कि भाई आपको जाना इसी दिशा में है। ये एक कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस टू डू लिस्ट में लिखा क्या क्या है। चलिए देखते हैं। मोटे तौर पर हम इन सपनों को, इन लक्ष्यों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं समाजवादी सिद्धांत। इनका सीधा साधा मकसद है एक वेलफेयर स्टेट बनाना, एक ऐसा देश जहां सरकार की जिम्मेदारी हो कि वो सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करे और हर किसी के, खासकर जो पीछे रह गए हैं, उनके भले के लिए काम करे। जैसे कि आर्टिकल 39 को ही ले लीजिए। ये क्या कहता है? ये कहता है कि देश की दौलत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में जमा ना हो जाए। और ये भी कहता है कि चाहे पुरुष हो या महिला, अगर काम एक जैसा है तो तनख्वाह भी एक जैसी होनी चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखिए कितनी प्रोग्रेसिव सोच थी। फिर आते हैं गांधीवादी सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो सिद्धांत हैं जिनमें महात्मा गांधी के विचारों की सीधी छाप दिखती है। गांधी जी जिस आत्मनिर्भर ग्राम स्वराज वाले भारत का सपना देखते थे, उसे संविधान में जगह दी गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आर्टिकल 40। ये ग्राम पंचायतों को बनाने और उन्हें मजबूत करने की बात करता है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि असली भारत तो गांव में बसता है और असली लोकतंत्र तभी आएगा जब ताकत दिल्ली से निकलकर गांव-गांव तक पहुंचेगी। और आखिर में है तीसरी कैटेगरी, उदार बौद्धिक सिद्धांत।
ये सिद्धांत एक मॉडर्न, एक लिबरल और तर्कसंगत भारत बनाने की बात करते हैं। इनमें फोकस है मॉडर्न गवर्नेंस, वैज्ञानिक सोच और व्यक्तिगत आज़ादी पर। और इसका एक ऐसा उदाहरण है जिसकी चर्चा आज भी जोर शोर से होती है, आर्टिकल 44। ये सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आज भी देश में कितनी बहस होती है, हम सब जानते हैं। अब यहाँ एक बड़ा पेचीदा सवाल खड़ा होता है, क्या होगा जब एक तरफ किसी एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार हो और दूसरी तरफ पूरे समाज के भले के लिए एक निदेशक सिद्धांत हो? जब ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो कौन जीतेगा? और ये कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा असल में हुआ। इसका सबसे क्लासिक केस है जमींदारी उन्मूलन का। देखिए, एक तरफ था संपत्ति का मौलिक अधिकार, हर किसी को अपनी जमीन रखने का हक था, और दूसरी तरफ था एक निदेशक सिद्धांत जो कहता था कि आर्थिक बराबरी लाने के लिए जमीन का बंटवारा होना चाहिए, जमींदारी खत्म होनी चाहिए। अब बताइए सरकार क्या करे? इस टकराव पर सालों तक कोर्ट में बहस चली और फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद खूबसूरत फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। ये तो एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों पहियों के बीच एक सामंजस्य, एक संतुलन बनाना ही होगा। तो क्या ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं? क्या ये सिद्धांत पर संविधान के पन्नों में ही सिमट कर रह गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भले ही इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इन्हीं सिद्धांतों ने पिछले 70 सालों में देश के बड़े बड़े कानूनों और नीतियों को जन्म दिया है। आइए इसका एक सीधा साधा उदाहरण देखते हैं। याद है आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायतों की बात करता था? सालों तक ये सिर्फ एक सिद्धांत था। फिर 1992 में इसी सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया, और इसका असर? आज करोड़ों लोगों को स्थानीय स्तर पर अपनी सरकार चलाने का अधिकार मिला है। तो देखिए कैसे एक सिद्धांत एक बड़े कानून में बदला। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। जमींदारी का खात्मा, मिनिमम वेज एक्ट ताकि मजदूरों को उनका हक मिले, बैंकों का राष्ट्रीयकरण ताकि लोन सिर्फ अमीरों को नहीं गरीबों को भी मिले, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम। इन सब बड़े बड़े बदलावों की जड़ें कहीं ना कहीं इन्हीं निदेशक सिद्धांतों में। तो जैसा कि हमने देखा, संविधान की ये टू डू लिस्ट कोई म्यूजियम में रखने वाली चीज नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा गाइड है जो आज भी हमारी सरकारों को रास्ता दिखा रही है। और ये हमें आज एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है कि इस 70 साल पुरानी लिस्ट में से आज के भारत के लिए सबसे जरूरी काम, सबसे जरूरी सपना कौन सा है जिसे हमें सबसे पहले पूरा करना चाहिए।